Hello everyone, welcome back to IBS. Today we are going to discuss about Vision Planning Framework Part 2. So without wasting time, let's jump to the topic. Now we are going to discuss about how strategy works. A strategy is a set of action by manager to boost परफॉर्मेंस। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटजी मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये सारा जो स्ट्रेटजी हमने बनाया है इसको हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, करेक्ट, एंड कम्युनिकेट करेंगे सबको। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी में आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी होगी, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव प्लानिंग होगा, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा बेस्ट सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, पुट एन एक्शन, यानी कि एक्शन प्लान हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो और सब कुछ कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट इज इन्वॉल्व डिजाइनिंग, डिलीवरिंग एंड सपोर्टिंग प्रोडक्ट। तो जो भी बिजनेस में हो आप, उसमें आपका और क्या क्या चीज की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम योर स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल, मे बी if you are a manufacturer or you are selling your product on Amazon, so you need how many things? You need inventory, correct, you need a supply chain, proper supply chain, and their timing, and then inventory related to your supply chain, from whom you are buying, so that vendor will take how many days, so and what is your sale. So based on sale you will have to understand how much quantity you need to keep always, okay, otherwise you will have a stock out issue, so which we don't want. So these are the things you also need to understand and figure out how you are planning systematically. So that is also you will be learning in budgeting. In budgeting we will be discussing everything in detail, that how much product we need to produce, how much raw material we need to buy, how much inventory we need to keep, and how we are able to manage these things most effective way without wasting material, without wasting extra cost, without keeping more inventory. So this is all. We don't want to stock out, but we also don't want to keep so much inventory, because that also bringing a lot of cost, like keeping the inventory related cost and carrying cost and making cost. So all this cost we have applied right into this particular inventory. तो इस inventory में जो हमने cost खर्चा करा है उसको हम बचाना चाहते हैं, ताकि हम इसको सक्सेसफुली उस पैसे को हम कहीं और लगा सकें, किसी नए प्रोजेक्ट में लगा सकें जहाँ पे हमका ROI ज़्यादा अच्छा हो। तो इसलिए हमको ऐसा सिस्टम बनाना है कि पीछे से जो भी आपको सप्लाई चाहिए उसका क्या टाइमिंग लगेगा, क्या इन्वेंट्री होना चाहिए, हमारा शेयर का क्या डिमांड हो, उसके अलाइनमेंट में आपका उसके रिलेटेड ही होना चाहिए आपका इन्वेंट्री भी। उसके अलावा आपको फोकस करना है इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि ये सारा सप्लाई चेन वगैरह जितना भी है ये सब आपको इफेक्टिवली होना चाहिए, हर चीज़ कैलकुलेटेड होना चाहिए और उसको आप रिव्यू करते रहना है और रिफाइन करते रहना है। यानी कि जो एक स्टार्टअप होती है वो रॉ कंपनी होती है, और वो जब 10 साल काम कर लेती है उसके प्रोसेस रिफाइन हो जाते हैं, उसकी इफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप हो जाता है, उसके सारे पॉलिसी बन जाते हैं, उसका विजन फ्रेमवर्क बन जाता है। तो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसके पास ज़ीरो होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। जब वो 10 साल कंपनी के एज हो जाता है तो उसके बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाते हैं, वो एक स्टेबल कंपनी उसके बाद ही बनती है। तभी आप सोच सकते हो इस कंपनी का अपना एक गुडविल बन चुका है और कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, ये सब हमें पता चलता है। तो आपको इसलिए फोकस करना होगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे, इसमें जो भी चीज़ें मैंने अभी बोला वो सब चीज़ आपको करना है। उसके बाद आपका है डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम एंड कल्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई मैनेजर है, तो उस मैनेजर को चाहिए कि अपने एम्प्लॉयी को क्लियरली कम्युनिकेट करे कि उसको क्या टास्क है और उसको क्या करना है। अगर एक एम्प्लॉयी है, अगर उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है, उसको सिर्फ काम दे तो वो करके दे देता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इस काम का क्या इफ़ेक्ट होगा, इस काम से कहाँ-कहाँ तक इम्पैक्ट जाता है। तो अगर आप उसको ये सारी चीज़ें समझाओगे, उसको मोटिवेट करोगे कि उसका काम टाइम पे होना चाहिए, बिना ज़्यादा फ़ॉलो-अप के होना चाहिए और इसका ये इम्पैक्ट होगा, तो वो उसके इम्पोर्टेंस को समझेगा और अपना इम्पोर्टेंस भी फ़ील करेगा कि हाँ, मैं इस कंपनी में इतना इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे काम का ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो उसका सोचने का डायरेक्शन भी, विज़न भी उसका बढ़ेगा, तो वो कंपनी के साथ अलाइनमेंट फ़ील करेगा और एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फ़ील करेगा। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना, ठीक है? बनिस्बत उसके जो बंदा को कुछ नहीं पता है, तो वो ऑब्वियसली मोटिवेटेड नहीं फ़ील करेगा, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये मेक श्योर करना है एक लीडरशिप के लेवल पे जो भी है उनको, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर अच्छा डेवलप हो सके, ठीक है? उसके अलावा दूसरा कंट्रोल सिस्टम मतलब कि आपका ईआरपी सिस्टम जो भी है,
वो इतना अच्छा होना चाहिए, उसमें आपको सेल्स का डेटा भी आ सके, मार्केटिंग का डेटा, सीआरएम रिलेटेड कस्टमर का सारा डिटेल आ सके, अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन उस सिस्टम में आ सके। फिर आपका मान लीजिए आप ई-कॉमर्स हो, आपका ऑनलाइन कुछ सेल हुआ है, उसका डेटा भी अकाउंटिंग में आ सके। यहाँ पर जो कस्टमर हैं, वो फीड हो गया, उससे यहाँ पर सेल हुआ, फिर सेल से अकाउंटिंग की एंट्री भी आ गई, है ना? तो उससे क्या आपका पी&एल भी बन रहा है, साथ के साथ बैलेंस शीट भी बन रहा है, साथ के साथ आपका कैश फ्लो भी बन रहा है। फिर पेमेंट की एंट्री है वो भी आ रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। तो ये आपका उससे कंट्रोल भी करना ज़रूरी है, यानी कि इसमें आपको सिस्टम कंट्रोल आता है, इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आता है, उसके बाद ऑडिट ट्रायल आता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बस ओवरव्यू दे देता हूँ। सिस्टम कंट्रोल यानी कि एंट्री कौन मारेगा या एंट्री कौन अप्रूव करेगा, ये कंफर्म होना चाहिए। अगर सेम बंदा वेंडर का इनवॉइस भी बुक करता है, वेंडर का पेमेंट भी करता है और खुद ही वो मटेरियल परचेज़ का अप्रूवल भी करता है, यानी गुड्स रिसीव करता है, जीआरएनबी। तो वो बंदा के पास जब ये सारा अथॉरिटी है, तो वो खुद से एक डमी वेंडर क्रिएट कर सकता है, पेमेंट कर सकता है और उसको एक्सेप्ट कर सकता है और पैसा पॉकेट में लेके घर जा सकता है। तो हमें इनसे बचना है। इसीलिए यहाँ पर कंट्रोल करना हो कि जो बंदा वेंडर इनवॉइस क्रिएट करेगा या वेंडर मास्टर फाइल क्रिएट करेगा या फिर वेंडर मास्टर या कस्टमर फाइल क्रिएट करने के लिए एक सेपरेट बंदा बैठेगा, जिसका कनेक्शन किसी भी मैनेजमेंट टीम से नहीं होगा। आप उसको सिर्फ ईमेल डालोगे और वो सारा डॉक्यूमेंट चेक करके अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन आप उसको उसके मैनेजर को या उसको आप पर्सनली आप उसको नहीं जानोगे, ठीक है? यानी कि ऐसा होता है बहुत सारी कंपनी में। मान लो हम इंडिया में बैठे हैं, ठीक है? और वेंडर मास्टर क्रिएट करने के लिए बंदा बैठा है यूएस में, तो आप पर्सनली तो मिल नहीं सकते और उसका लैंडलाइन नंबर दिया नहीं, आप ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कीजिए और उससे काम करवाइए। तो वो वेंडर रिव्यू करता है और वो अप्रूव करता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका वेंडर मास्टर फाइल जो है आपका करेक्टली अपडेट होगा। उसके बाद पेमेंट जो बंदा इनवॉइस क्रिएट करेगा, वेंडर के जब इनवॉइस क्रिएट किया जाता है, जो बंदा इनवॉइस क्रिएट करेगा वो पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है? पहले तो आप वेंडर ही नहीं क्रिएट कर सकते, पहले यहाँ पे हमने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो बंदा इनवॉइस क्रिएट करेगा वो पेमेंट नहीं कर सकता, जो पेमेंट करेगा वो चेक करेगा कि वेंडर का इनवॉइस जेन्युइन है या नहीं है, बिल टू एड्रेस सही है कि नहीं है, रॉ मटेरियल रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है, इन्वेंटरी बढ़ा है, नहीं बढ़ा है और ये सारा चीज़ वो डॉक्यूमेंट चेक करके उसके बाद पेमेंट करेगा। इस तरीके से आप कंट्रोल करोगे। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं सिस्टम कंट्रोल, ठीक है? उसमें अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंट्रोल होता है, जैसे कि वेंडर पेमेंट करेगा एक बंदा, तो वो अप्रूवल के लिए जाएगा उसके बॉस को। ठीक है? तो उसका भी एक लिमिट है कि वो 1 मिलियन तक ही अप्रूव कर सकता है, उसके ऊपर का पेमेंट हो तो उसका बॉस अप्रूव करेगा। तो ये हो गया आपका इस तरीके से सिस्टम कंट्रोल। आई थिंक आई एम डन फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर।